हेलो फ्रेंड्स, पहचाना मुझे? वेलकम बैक। आई होप मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सब लोगों ने देखा रहेगा, काफी पसंद किया रहेगा। आई एम बैक एज आई promised. We would be dealing now with certain MCQs, that is 25 MCQs for halogen derivative of alkanes. Last lecture I tried to explain the entire theory part in one session. I have gone through all your comments. That was very pleasing. They were very fantastic. I appreciate it. Thank you बच्चा लोग, आप लोगों को समझ में आ गया हर चीज़। अब अगर समझ में आ ही गया है तो let us have a look into some of the MCQs which have been sorted out. मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली हर चीज़ सॉर्ट किया है। अब चेक करेंगे कि how much of the content you have understood from the text with the help of the MCQs. कुछ क्वेश्चंस काफी ट्रिकी भी लिए हैं, कुछ काफी आसान है, तो द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग वुड बी डन। सो आर यू रेडी गाइस? फाइन, होप टू गेट इट वेरी सक्सेसफुली डन नाउ। चलो बच्चा लोग, आपके स्क्रीन पर ना यू कैन सी देयर आर सर्टेन एमसीक्यूज व्हिच आई हैव मेड इट फॉर यू ऑल। वी विल हैव अ लुक इनटू द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड वी विल ट्राई टू गेट द सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मे बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विथ। मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह बनाएंगे? द वेरी फर्स्ट थिंग इज, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास हम लोग ने एक रिएक्शन किया था बेटा, जिसका जनरल फॉर्मूला था Rx plus Mg in the presence of dry ether gives RMgX. This compound was called as alkyl halide, as you know it. This was called as Grignard reagent. तो बेटा अगर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, इफ आई नीड टू मेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द स्टार्टिंग रिएक्टेंट इज अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। तो मेरा क्वेश्चन भी कुछ इस तरह है, जो मुझे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास मैग्नीशियम है, इफ यू हैव मैग्नीशियम, then what will you react with magnesium to get Grignard reagent? तो obviously अगर मैग्नीशियम है तो मुझे अल्काइल हैलाइड ही चाहिए। सो ऑप्शंस में देखते हैं हेलोजन वाले कितने मेरे पास ऑप्शंस है। मिथाइल अमाइन इज नॉट एन ऑप्शन, ईथर भी ऑप्शन नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है। हाँ, इथाइल आयोडाइड वुड बी माय आंसर, और अगर इथाइल आयोडाइड लेके मैं चलूं तो मेरा आंसर बन जाएगा बच्चा लोग C2H5I plus Mg would give me C2H5MgI, which is ethyl magnesium iodide. So the answer is C. Clear है? चलो, easy, आसान, simple, बहुत अच्छा, समझ में आ गया सबको? Very good. चलिए, let us move further. चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is involved in Sandmeyer's reaction? Sandmeyer's reaction में आपको इन चारों में से क्या मिलता है? अच्छा, Sandmeyer क्या था सर? याद करो, मैंने सर ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, दैट कोई भी रिएक्शन जिसमें नाम आ जाए ना बेटा, वो नाम वाले रिएक्शन को दिमाग में अच्छे से फिट कर लेने का। फ्रिंकलस्टाइन, स्वार्ट्ज, वर्ड्स, विलियमसन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारी चीजें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, और उसमें से एक और था दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो अब ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या था, पहले ये समझ लेते हैं। द रिएक्शन वाज, हमारे पास बेंजीन था और बेंजीन के ऊपर NH2 था, जिसको हमने नाम दिया था बच्चा लोग एनिलीन।
याद आ रहा है? बिल्कुल। फिर हमने उसके अंदर HNO2 और HCl डाला था along with NaNO2 and if you remember, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 3 हाइड्रोजन, यहां से एक और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 H2 बना लेते हैं और हमारे पास बच जाता है कुछ ऐसा कंपाउंड N2 प्लस Cl माइनस। अब बच्चा लोग अगर याद आ रहा हो आपको तो इस कंपाउंड को मैंने एक नाम दिया था और उसका नाम था बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, जिस कंपाउंड को डाई अजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई अजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? डाई अजोनियम सॉल्ट। N2X, N2 प्लस X माइनस, ये ग्रुप होता है डाई अजोनियम सॉल्ट का ग्रुप। आप बेंजीन पे लगाओगे तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, अल्काइल पे लगाओगे अल्काइल डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अच्छा, ये सैंडवेयर खत्म नहीं हो गया, सैंडवेयर इसके आगे भी चलता है। फिर हम इससे क्यूप्रस क्लोराइड रिएक्ट करवाते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड रिएक्ट करवाते हैं। क्लोरोबेंजीन रहेगा तो क्यूप्रस क्लोराइड से कर लो, ब्रोमोबेंजीन चाहिए रहेगा तो क्यूप्रस ब्रोमाइड से कर लो। लेकिन मैं फिलहाल वो रिएक्शन पूरा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वो इतने अंदर मिल जाएगी। मुझे क्या पूछा है, चला गया, 2 मिनट रुकते। मुझे ये पूछा है कि रिएक्शन करते समय इन चारों में से बीच में क्या मिलेगा? Which of the following steps will give me among the following one of the salt? तो अब आंसर क्या है बच्चा लोग? पहला एक ऑप्शन है मेरे पास अमोनियम सॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास फेरस सॉल्ट, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास डाइअजोनियम सॉल्ट, चौथा ऑप्शन है मेरे पास क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट। आप लोग ही मुझे आंसर बता दोगे बच्चा लोग, क्या आएगा बोलो? द आंसर इज डाइअजोनियम सॉल्ट। आई होप बच्चा लोग समझ में आ गया। फिर से एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाता हूं। सबसे पहले हमने एनिलीन लिया, एनिलीन में हमने नाइट्रस एसिड HCl डाल दिया NO2 को मिला करके, और उसके बाद में हमने ये देखा कि जब हम 2H2 बाहर निकाल रहे थे तो हमको बेंजीन रिंग के साथ एक ग्रुप मिल गया था, दैट इज N2Cl, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट। एम आई क्लियर गाइस? क्वाइट गुड। सो द आंसर इज सी, दैट इज डाइअजोनियम सॉल्ट। आई होप सबको समझ में आ गया बच्चा लोग। वेरी गुड, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बहुत सिंपल है सर, ये तो हम लोगों को एकदम अच्छे से आता है। द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो अल्केन। क्या सर, ये तो लास्ट टाइम ही आपने बताया था। सबसे पहले हेलो अल्केन, ये जो वर्ड है हेलो अल्केन, इसका एक नाम बताया था बच्चा लोग मैंने आपको, अगर याद हो तो। हेलो अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हलाइड्स। याद आ गया? और फिर जब लास्ट लेक्चर शुरू किया था मैंने, तो उसमें मैंने बोला था कि अल्काइल एक ऐसी चीज है जो अल्केन से ही बनती है, लेकिन अल्केन और अल्काइन में फर्क इतना होता है कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो अल्काइल बच जाता है। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो अल्काइल बच जाता है, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+1, और उसको हमने सिंबल दिया था R। मतलब एक पार्ट का तो मुझे R तो मिल गया। अब दूसरे सेक्शन पे हलाइड का भी स्टार्टिंग जब चैप्टर किया था बच्चा लोग, अगर नहीं याद है तो आपके पास वीडियो होगा, वीडियो देखिए, एकदम स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगा। जब हेलोजन पढ़ रहे थे, हेलोजन के बारे में बच्चा लोग हमने एक चीज पढ़ा, दैट हेलोजन कंप्राइजेस ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स which has chlorine, fluorine, bromine, iodine, acetine, and the entire group is represented by RX. So the general formula for haloalkane आपके सामने है RX। कुछ और ऑप्शन भी है जिसके नाम भी समझ लेते हैं। ROH अल्कोहल,
RX alkyl halides, RR alkane, ROR ether. These are the 4 options and your correct answer is, as you can see, RX. Am I clear बच्चा लोग? सबको समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को बच्चा लोग. Which of the following alcohol, 2 मिनट, which of the following alcohol yields the corresponding alkyl chloride on treatment with concentrated HCl at room temperature? बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा लोग. आपको क्या पूछा है ना कि जब आप अल्कोहल को, मतलब ROH को अल्काइल हैलाइड बनाओगे, अल्काइल क्लोराइड बनाओगे, क्या डालकर? कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालकर. लेकिन एक चीज बोली है जिसका इधर इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर है मतलब हीट नहीं करना है, ऐसे ही होगा, डालोगे काम हो जाएगा. दूसरी चीज, कहीं पे ऐसा भी नहीं बोला है कि जिंक क्लोराइड यूज कर लो. जिंक क्लोराइड HCl के साथ मिलता है तो रिएजेंट बनाता है क्या क्या क्या? सोच सोच, जल्दी सोच. लुकास रिएजेंट. याद आ गया? शाबाश. तो अब मुझे बताओ कि जब रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा तब ये वाला अल्कोहल कौन सा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? ये है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. चलो यही सोचने वाली बात है हमारे दिमाग के अंदर कि प्राइमरी से हो जाएगा, सेकेंडरी से हो जाएगा कि टर्शरी से हो जाएगा. फिर से प्राइमरी क्या था, सेकेंडरी क्या था, टर्शरी क्या था? सर लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, फिर से बता देता हूं. जब हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हो जिसके आगे सिर्फ एक ही कार्बन हो तो उसको प्राइमरी बोल देते हैं. हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो और 2 कार्बन से जुड़ जाए उसको सेकेंडरी बोल लेते हैं. और जिस कार्बन से मेरा हेलोजन जुड़ा हो वो और 3 कार्बन से जुड़ा रहे तो हम उसको टर्शरी बोल लेते हैं. अब बच्चा लोग, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू कि प्राइमरी करने के लिए, जब प्राइमरी अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बनाते हो, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बनाते हो, तो आपको ZnCl2 लगता है और हीटिंग लगता है. जब आप सेकेंडरी पे आते हो तो जिंक क्लोराइड निकल जाता है और आपको रूम टेम्परेचर पे भी काम हो जाता है. जिंक क्लोराइड लगेगा लेकिन हीट नहीं करना पड़ेगा. सेकेंडरी वाला बिना हीटिंग के भी चला लेगा. लेकिन जब आप टर्शरी पे आते हो, सो द टर्शरी इज द मोस्ट फेवरेबल वन ओवर हियर, जहां पे ना तो आपको हीट करना है, ना तो आपको लुकास रिएजेंट लेना है, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं. 2 चीज मिलाया, आंसर आ गया. मतलब द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी. तो इस क्वेश्चन में ना तो मुझे हीट दिखाई दे रहा है, ना तो मुझे लुकास रिएजेंट दिखाई दे रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इक्वेशन में जो मेरा अल्कोहल होगा वो टर्शरी होगा. वेरी फर्स्ट थिंग. नाउ अगर वो टर्शरी है तो मेरे ऑप्शन में टर्शरी अल्कोहल कितने हैं पहले वो ढूंढ लेते हैं. मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी तो नहीं है. सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बना लो, CH3CHOH CH2CH3. फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 और कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी हुआ. लेकिन मैं तो टर्शरी ढूंढ रहा हूं, मतलब ये भी ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है. ये दोनों निकल गए. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
ये भी सेकेंडरी हुआ क्योंकि जिससे मेरा OH जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। लास्ट इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बच्चा लोग, CH3 CCH3 सॉरी, जिससे मेरा OH जुड़ा है वो 3 और कार्बन से जुड़ा है, मतलब दिस इज योर टर्शरी। So the correct answer is in front of you, that is tert butyl alcohol. Amazing question. बेटा क्वेश्चन का डेप्थ बहुत था ये। पहले तो ये ढूंढना था कि प्राइमरी फेवर कर रहा है, सेकेंडरी फेवर कर रहा है कि टर्शरी फेवर कर रहा है। ढूंढ लिया मैंने कि टर्शरी फेवर कर रहा है। फिर ऑप्शंस में से ये ढूंढना था कि टर्शरी कौन है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग पार्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे ढूंढते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी में सबसे स्ट्रांगली कौन फेवर कर रहा है रिएक्शन। अब हर बार कुछ बच्चे सोच लेते सर आपने बोल दिया टर्शरी तो हर बार टर्शरी पकड़ के चलेंगे, दैट इज नॉट द केस। हर रिएक्शन सिर्फ टर्शरी ही फेवर नहीं करता। एवरी टाइम देयर वुड बी नोट ओनली टर्शरी द रिएक्शन फेवरिंग द एंटायर रिएजेंट्स। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी भी फेवर कर लेता है, तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी पूरा उल्टा। सो द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न विथ, डोंट मेस विद दैट पार्ट। उसमें पूरा उल्टा हो जाता है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का रिएक्टिविटी होने दो, चाहे उसके डेंसिटीज के बारे में होने दो, हर चीज के ऑर्डर को अच्छे से समझिए। चलिए मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। Which of the following is an example of Vis dihalide? अच्छा ये चीज आप शायद पहली बार ही सुन रहे हो। पहले तो ये विस को मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं तो जिसका नाम हो जाता है विसिनल, तो इसको हम विसिनल डाइहालाइड भी बोलते हैं। पहला चीज, विसिनल वर्ड कम्स फ्रॉम अ टर्म कॉल्ड एज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब बाजू वाला, पड़ोस वाला। पड़ोस वाले का मतलब बिल्कुल लग के होना चाहिए। इधर एक है पहले वाले पे, फिर 5वें वाले पे, सर ये भी तो पड़ोस में ही है। पड़ोस वाला वो नहीं होता है बेटा। विसिनल का मतलब बिल्कुल बाजू में। अगर ये एक कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन है, तो ये दोनों विसिनल हो। तो डाई हलाइड, डाई का मतलब होता है 2, हलाइड का मतलब होता है हेलोजन, विसिनल का मतलब होता है आजू बाजू में। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एक एक हेलोजन लेकर बैठे हो, 2 कार्बन एक एक हेलोजन लेकर बैठे हो, तो मैं उस कंपाउंड को बोलता हूं विसिनल डाइहालाइड। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CHX CHX CH3, तो मैं इस कंपाउंड को विसिनल बोल सकता हूं बिकॉज 2 हेलोजन अलग अलग कार्बन पे बिल्कुल बाजू बाजू में जुड़े हुए हैं, चलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 CHX CH2 CH2X, तब ये विसिनल नहीं रहेगा। विसिनल का मतलब होता है आसपास में, आजू बाजू में। एक चीज। दूसरा चीज बच्चा लोग, एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है जेमिनल डाइहालाइड। अब विसिनल का बात निकला तो जेमिनल भी पढ़ेंगे। जेमिनल डाइहालाइड्स आर दोज डाइहालाइड्स जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़ा। डाइहालाइड है तो ये भी डाइहालाइड ही हुआ। तो अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है तो इसको जेमिनल बोलते हैं, आजू बाजू वाले में है तो उसको विसिनल बोलते हैं। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। अब क्वेश्चन में फिलहाल हमको ढूंढना है विसिनल डाइहालाइड। व्हाट आर वी लुकिंग एट? विसिनल डाइहालाइड। मतलब मैं इस पार्ट को ढूंढ रहा हूं। तो ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन मतलब कितना कार्बन बचा लोग? 1 कार्बन। तो एक ही कार्बन है, उस पे 2 क्लोरीन है। अच्छा, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन आ गया, मतलब वो तो विसिनल नहीं हुआ, वो तो जेमिनल हो गया। लेकिन मैं तो विसिनल देख रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। दूसरा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब इथेन बोला है
इथेन बोला है मतलब 2 कार्बन ले लेंगे बच्चा लोग। फर्स्ट पे एक क्लोरीन, सेकंड पे एक क्लोरीन, मतलब यू विल अटैच 1 क्लोरीन ओवर हियर, यू विल अटैच 1 क्लोरीन ओवर हियर, द रिमेनिंग बॉन्ड विल बी एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन एंड हियर इज योर आंसर। 2 कार्बन आजू बाजू वाले दोनों पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो गया मेरा विसिनल डाइहालाइड। सो दिस इज माय आंसर, द आंसर इज बी। एम आई क्लियर बच्चा लोग? काफी आसान, काफी सिंपल, नया कंसेप्ट, नई चीज सीखा आज आपने, जेमिनल विसिनल डाइहालाइड। चलिए लेट अस मूव फर्दर। अरे काफी बात इजी क्वेश्चन है। अच्छा कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नीचे है, कुछ कहीं पे ऊपर है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रीड कर लूंगा एक बार। A primary alkyl halide would prefer to undergo which of the following? Primary alkyl halide इन चारों में कौन सा रिएक्शन करना पसंद करेगा? बेटा फिर से एक कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर को खत्म करते करते। अभी लास्ट वाला वीडियो हमारा थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच था क्योंकि हमने सारी टॉपिक कंप्लीट की, तो बच्चे आधे थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है सर केमिस्ट्री बहुत पढ़ लिया। लेकिन अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो काफी इंटरेस्टिंग सी बातें तो मैंने लास्ट के लिए ही छोड़ी थी। द वीडियो वॉज एंडेड विथ 2 of the most important mechanism of your syllabus, that was SN2 mechanism and SN1 mechanism. Substitution nucleophilic second order mechanism and substitution nucleophilic first order mechanism. These were the 2 concepts. These were the 2 main backbone of the chapter. तो वहां पे जब हमने SN2 के बारे में पढ़ा था, that is SN2 mechanism के बारे में पढ़ा था, at that moment we have came to know that the order of reactivity for SN2 mechanism was primary, followed by secondary, followed by tertiary. मतलब सबसे आसान से कर लेगा प्राइमरी, फिर थोड़ी दिक्कत होगी सेकंड वाले, और सबसे लोएस्ट प्रेफरेबल अगर कोई है तो वो टर्शियरी। मतलब अगर एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मेरे पास है तो सबसे पहले तो वो ढूंढता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा। अब सब्स्टिट्यूशन में भी 2 है, SN1 करूंगा या SN2 करूंगा। तो अगर प्राइमरी है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म करेगा। और मुझे इस क्वेश्चन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बारे में ही पूछा है। चलो I have been asked with primary alkyl halide, so obviously मेरा आंसर आपके सामने, इसका आंसर नहीं भी लिखूंगा तो आप तो दे ही दोगे। The answer is SN2 mechanism और SN2 reaction। समझ गया बच्चा लोग? काफी सिंपल, काफी इजी। चलो खेलते खेलते हंसते हंसते 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7th question. The correct IUPAC name from diethyl bromomethane। अरे क्या ये सर, ये तो एकदम दुविधा में डाल रहे हो। डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन, चलो कोई बात नहीं, वो नाम तो गलत है, वो नाम गलत ही है, और आपको बोला है कि इसमें से चारों में से उस नाम का सही एक्चुअल IUPAC बताओ। तो पहले तो मैं इस कंपाउंड को आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन, मीथेन मतलब एक ही कार्बन, डाइइथाइल और ब्रोमो सब इसी पे लगाना है, मतलब एक इथाइल, 2 इथाइल, ब्रोमीन और H, ऐसा कुछ तो बन जाएगा। बराबर बच्चा लोग? ऐसे ही बनेगा, और कैसे बनेगा सर? अब अगर इस स्ट्रक्चर को लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हुए IUPAC के रूल के हिसाब से चले तो सबसे पहले तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लेना है, दैट इज दिस, विच वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेन कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5। बच्चा लोग जब हम C2H5 लिखते हैं ना तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम इसको 2 भूलना ही भूल जाते हैं, हम लिखते हैं 1 2 3,
बेटा 3 नहीं, 2 3 5, 2 3 5, तो ये बन गया पेंटेन। 5 कार्बन थे तो पेंटेन होगा। तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन, थर्ड कार्बन कंप्राइजेस ऑफ ब्रोमीन, सो द आंसर वुड बी 3 ब्रोमो पेंटेन। दिख रहा है, 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 ओ दिख गया सर, सेकंड वाला। क्या सर हर ऑप्शन में बी आंसर टिक कर रहे हो? हमारा नाम तो ए से चालू हो रहा है, आप बी कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? चलो ठीक है, कोशिश करेंगे ए बी सी डी भी आएंगे। चलिए मूविंग फर्दर विद द 8th क्वेश्चन। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा क्वेश्चन। द एक्शन ऑफ क्लोरोइथेन ऑन पोटेशियम साइनाइड। 2 साइनाइड पढ़े हो सिलेबस में, एक पढ़े हो पोटेशियम का, एक पढ़े हो सिल्वर का। लास्ट लेक्चर एम्बिडेंटेट लिगेंड, किसी बच्चे ने कमेंट में बताया था मुझे, थैंक यू वेरी मच। बेटा रिएक्शन है और रिएक्शन में आपसे पूछा है, चलो पहले जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। RX plus KCl gives RCN plus KX. This was the general reaction. अगर यहां पर AgCN होता तो मेरे प्रोडक्ट में NC होता, यहां पर AgCN होता तो इधर होता आइसोसाइनाइड, KCN है तो साइनाइड है, तो दिस इज अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन, दिस इज अल्काइल साइनाइड। अब बेटा मुझे पूछा है क्लोरोइथेन, कौन सा इथेन? क्लोरोइथेन से साइनाइड को रिएक्ट कर लो, जो अभी किया। तो लेट अस टेक C2H5Cl प्लस KCl। बहुत बढ़िया, आपको तो आंसर मिल ही गया होगा बच्चा लोग। KCl बाहर निकल गया, प्रोडक्ट आ गया C2H5Cl प्लस KCl। बढ़िया। अब इसका नाम बच्चा लोग, इसका नाम है ना, आप 2 तरह से दे सकते हो। अगर आपने उसको साइनाइड के फॉर्म में नाम दे दिया, so that will be called as a common name, but if you are naming it in terms of nitriles, that would be called it as IUPAC name. ऑप्शन में दोनों है, तो चेक करेंगे कि हमारा आंसर किससे मैच हो जाता है। मैं इधर पे सारे कंपाउंड बनाना चाहता हूं। मिथाइल साइनाइड CH3CN, नाइट्राइल प्रोपेन। जब नाइट्राइल वर्ड लोगे तो प्रोपेन मतलब तीसरा कार्बन आपके साइनाइड का ही होना चाहिए। कैसे बताता हूं सर, 1 2 और तीसरा कार्बन साइनाइड का, तो ये 1 2 और 3 मिलके नाइट्राइल बनता है, तो ये एक ऑप्शन है। इथेन नाइट्राइल, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इथेन 2 हो गए, और आइसोसाइनाइड तो ऑप्शन में ही नहीं, तो मुझे बना के मतलब ही नहीं। अब मुझे बता बच्चे लोग कि इसमें से आपको ये वाला ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो है ही नहीं, क्या आप कुछ भी बता। बेटा CH3CH2 तो C2H5 होता है ना, CH3 और CH2 को मिला दूं तो मुझे C2H5 तो मिल रहा है, तो इन शॉर्ट C2H5CN में ढूंढ रहा हूं, दैट इज नथिंग बट बी इज योर आंसर। आपके स्क्रीन पे 2 मिनट देख लीजिए, गौर कीजिए, काफी मस्त क्वेश्चन था। बच्चा साइनाइड देखता है, बहुत एक्साइट हो जाता है, आंसर लिख देता है ए, लेकिन नाइट्राइल भी तो साइनाइड का ही रूप है, तो ए नहीं बी। फिर बी पे आ गए सर, आप तो एकदम बी कर रहे हो आज। चलिए लेट अस मूव फर्दर विथ माय नेक्स्ट एग्जांपल। अरे बहुत बढ़िया, 9th क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है।
which I already explained you up. The mixture of concentrated HCl and जिंक क्लोराइड, ऊपर कहीं पे तो एक क्वेश्चन गया और उस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला एक क्वेश्चन पढ़ा यूजिंग अल्काइल हैलाइड, एंड इन दैट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेड यू एक्सप्लेन दैट कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जिंक क्लोराइड भी लगता है, हीटिंग भी लगता है. जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड है ना सर, ZnCl2. दिस रिएजेंट was called as, yes sir, फिर से भी आ गया, लुकास रिएजेंट. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि एग्जाम में जब आपको कुछ ना आ रहा हो तो आप बी टिक कर दो. ये तो हमको एक कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि हमारे ऑप्शंस में भी ज्यादा टाइम आ रहा है. तो इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट एग्जाम में अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो सर एक लेक्चर में आपने बोला था बी वाले ऑप्शंस बहुत प्यारे होते हैं, उसको टिक कर देंगे. दैट इज नॉट एट दैट केस. Always make sure that luck is only 1% in your studies, 99% is your hard work and your effort. So जितना ज्यादा मेहनत उतना ही आपको लक फेवर करेगा. 4 ऑप्शंस में से ये सोचना कि अगर आप एक राइट कर सकते हो तो 3 रॉन्ग भी है, तो बिना पढ़े अगर जाओगे तो रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. The probability of getting wrong is 75% and the probability of getting right is only 25%. तो 25% उम्मीद पे जाने से अच्छा है कि मेहनत करके 100% राइट लाओ. और जब 100% राइट आएंगे तो आपके दिल में तो आपके खुशी देखने लायक होगी. एंड दैट इज व्हाट यू आर वर्किंग फॉर मूविंग फर्दर. चलिए आगे एक बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑप्शन. चलिए लास्ट लेक्चर व्हेन आई हैव स्टार्टेड, जब मैं लेक्चर ले रहा था तो बीच में एक टॉपिक आ गया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड ड्यूरिंग दैट टॉपिक मैंने आप लोगों से एक बात किया था. मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी दैट डोंट एट ऑल थिंक इन दैट वे दैट इफ आई एम डूइंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, सो द ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया फॉर मी इज द रिएक्शन. नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं होता है. Organic chemistry है, reactions है, I can understand, but only if you focus on the reaction, these all questions will go haywire. आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको उसका टेक्निकल, इन डेप्थ, फिजिकल हर नॉलेज होना जरूरी है. सो एक क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पे, which is the correct increasing order of the boiling point of the following compounds. 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं. उस 4 कंपाउंड में आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से ज्यादा से कम होते हुए उनके ऑर्डर को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज कीजिए. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. ज्यादा कौन कम कौन उसको अरेंज करके बताओ. So the very first thing with regards to the boiling point which comes into my mind is whenever the molecular mass of the compound increases, जब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. जब मॉलिक्यूलर मास कम होता है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन वाज व्हेन इन आइसोमेरिक केन्स, जब आइसोमर्स आते हैं तो ब्रांच बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. अगर ये नहीं देखे हो लास्ट वीडियो को बिल्कुल चेक करना, इसके अंदर आपको बॉइलिंग पॉइंट का कांसेप्ट बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया. 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में फैंटास्टिकली एक्सप्लेन्ड. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आइसोमर वाला अगर नहीं समझा तो बेटा अब आपको ये सोचना है कि सर मेरे पास 4 ऑप्शन में 1 आयोडो है, 1 ब्रोमो है, 1 क्लोरो है, और लास्ट वाले में तो हेलोजन ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन होगा. ब्यूटेन है मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन ही लगा होगा. तो मेरे पास अगर 4 चीज है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो मुझे सर आप ये बोल रहे हो कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. तो इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है आयोडीन का, फिर होता है ब्रोमीन का,
फिर होता है क्लोरीन का, फिर होता है हाइड्रोजन का। अगर आप लोगों ने इस अरेंजमेंट को देखा है इन योर पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अरेंजमेंट दिखाई देता है आपको। व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। तो आयोडीन वाले का मास सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम। तो ऑर्डर वाइज अगर चले तो आयोडोब्यूटेन सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ब्रोमोब्यूटेन, फॉलोड बाय क्लोरोब्यूटेन एंड फॉलोड बाय द लास्ट दैट इज ब्यूटेन। ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा आयोडोब्यूटेन बोला है, सही है, होना भी चाहिए। फिर ब्रोमो बोला है, क्या बात है, बढ़िया। उसके बाद क्लोरोब्यूटेन और लास्ट में ब्यूटेन। देखो बेटा इस बार भी नहीं, यही आंसर मिल गया। तीसरे ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं बेटा, दिस इज योर आंसर। अब एक इंपॉर्टेंट टिप आपके एग्जाम के लिए, व्हेन यू आर ऑप्टिंग इन योर एग्जाम, डोंट लुक फॉर द आंसर एट फर्स्ट इंस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज लो, काम योर माइंड, रिकलेक्ट करो कि इसको आप जानते हो या नहीं जानते हो। मेक श्योर दैट इफ यू आर नोइंग इट, देन एक आंसर आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाएगा, यस आई नो दिस। उस आंसर को ऑप्शन में ढूंढो, वो मिलता है उसको टिक करो, खत्म हो गया गेम। आंसर्स इन योर एग्जाम विल कंफ्यूज यू। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज है, the answers of that will be very close. Now you have one question already in your mind which has striked you. ऑप्शन अगर आप पहले ही देख लोगे तो वो आंसर आपके दिमाग में आने से पहले दूसरा जो रॉन्ग वाला है उसके साथ में वो क्लैश। अब आप कंफ्यूज, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब अगर राइट टिक कर दिया आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के तो वेरी गुड, रॉन्ग किया तो आप राइट आंसर जानते हुए भी रॉन्ग वाले को टिक कर दिए। सो डोंट गो फॉर दैट, बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। साल भर पढ़ाई करे हो बेटा, इतना पढ़ाई किया है तो आंसर तो राइट आएगा। सेकेंडली, ट्राई टू एलिमिनेट द अनवांटेड ऑप्शंस फ्रॉम योर आंसर। आपके ऑप्शंस के अंदर जो भी अनवांटेड ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट कर दो। मतलब आपको जो लगता है ये तो डेफिनेटली नहीं आएगा, इससे आपका राइट होने का चांस बढ़ता चला जाएगा। पहले 4 में से एक राइट था, आपने एक निकाल दिया तो अब 3 में से एक बच गया। आपने एक और निकाल दिया तो आपका प्रोबेबिलिटी 2 बचा है, एक राइट एक रॉन्ग का। तो उससे आपको ज्यादा इजीली आप आंसर की तरफ बढ़ोगे। तो अप्रोच द क्वेश्चन इन सच अ वे दैट इफ यू स्टिल डोंट नो, मेक श्योर दैट आप उस तक पहुंचने के लिए जो नहीं वाले है उसको भी हटाते जाओ। तो आइदर गो फॉर द करेक्ट आंसर और एलिमिनेट द रॉन्ग वन। चलिए मूविंग फर्दर, 11th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक KOH। अच्छा, ये वर्ड जो इथेनॉलिक है, इथेनॉल का मतलब अल्कोहलिक, KOH का बात हो रहा है सर। On treatment with ethanolic or alcoholic KOH, 1-chlorobutane gives. The very first thing that strikes my mind is sir KOH, KOH, KOH। हाँ KOH तो देखा, लेकिन KOH है ना मैंने 2 बार देखा मेरे सिलेबस में। एक एक्वियस, दूसरा अल्कोहलिक। Aqueous KOH always undergoes substitution reaction. Alcoholic KOH always undergoes elimination reaction. Aqueous KOH हमेशा substitution करता था, अल्कोहलिक वाला हमेशा elimination करेगा। अब एलिमिनेशन वाला अगर रिएक्शन दिमाग में सोच पा रहे हो तो सर आपने कंसेप्ट पढ़ाया लास्ट लाइन पे, अल्फा और बीटा वाला। अल्फा से OH निकाला था, बीटा अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकाला था, बीटा से H निकाला था, फिर सेट्जेफ पढ़ाया था, 2 अल्कीन बन गए थे। याद आ रहा होगा शायद, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर बीच में से घुस के उस कॉन्सेप्ट को बाहर निकालो। एक रिएक्शन कर देता हूं आपके लिए यही वाला, जिससे समझने में भी आपको आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
1-क्लोरोब्यूटेन, पहले 1-क्लोरोब्यूटेन बना लो, CH3 CH2 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 Cl, 1-क्लोरोब्यूटेन प्लस अल्कोहलिक KOH, now this is my alpha, this is my beta. अल्फा वो जो हेलोजन से जुड़ा रहे, बीटा वो जो अल्फा के बिल्कुल बाजू में। शाबाश। अब कंसेप्ट अगर याद आ रहा हो तो अल्फा से हम हेलोजन निकालते थे, तो यहाँ से K गया, यहाँ से Cl गया, K और Cl मिल गए, साथ में बन गया KCl, बढ़िया। अल्फा का काम खत्म, अब आ जाओ बीटा पे। बीटा से H निकलेगा, बाजू वाले से OH निकलेगा, यहाँ से एक H चला गया, यहाँ से OH चला गया, दोनों मिलके बन गए H2O। अब बचा आपके पास, ये दोनों में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देता हूं, CH3 CH2, यहां से एक H निकाला, यहां से अगर H निकाला तो बच गया सिर्फ CH, यहाँ पे CH2, Cl तो चला गया, CH2 बचा हुआ है, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट को अगर मुझे नाम देना है बेटा, तो आई हैव 4 कार्बन्स, तो ब्यूट फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड तो 1 और इन, सो द आंसर इज ब्यूट 1 इन। कैन आई सी इट ऑन माय स्क्रीन? यस, 1 ब्यूटीन दिख रहा है मुझे आंसर। ब्यूट 1 इन और 1 ब्यूटीन दोनों चलता है। एम आई क्लियर गाइस? फिर से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ KOH आई एम यूजिंग। KOH देखने से सीधा डायरेक्ट अल्कोहल मत बना दो, देखो आंसर में अल्कोहल भी है, और बच्चा कंफ्यूज होगा तो वो सोचेगा सर अल्कोहल के अलावा तो बाकी सब अल्कीन अल्कीन ही दिख रहा है, अल्कोहल को टिक मारते हैं आंसर मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। चेक कर क्या पूछा है, अल्कोहलिक पूछा है, एक्वियस पूछा है, फिलहाल यहाँ पे अल्कोहलिक था, इस तरह से आंसर मिल जाता। चलिए हंसते खेलते हम आ गए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज 12th क्वेश्चन, दैट इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। Molecules whose mirror images are non-superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecules is chiral or chiral in nature? Very good. But last time when we started with optical activity का part, जब हमने optical activity पढ़ा, तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में कंसेप्ट पढ़ा दैट द कंपाउंड whose in which the carbon atom is chiral is called as optical active compound. और when we understood the chiral का मतलब, तो हमने chiral के बारे में पढ़ा कि chiral कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है बेटा जिसके चारों बॉन्ड अलग होते हैं। एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक क्लोरीन हो सकता है, एक CH3 हो सकता है, एक C2H5 हो सकता है, XYZ whatsoever it may be. When a carbon atom has 4 of the different atoms of a bond attached to it, then the compound or a carbon is called as chiral carbon atom. Let us focus into this. मैं हर ऑप्शन को ट्राई करता हूं एनालाइज करने की। 2-ब्रोमोब्यूटेन ड्रॉ करेंगे, पहले तो 4 कार्बन, सेकेंड पे ब्रोमीन, तो दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH2, दिस इज CH3. नाउ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिस एज कायरल? पहले वो वाला बॉन्ड देख लो जो Br के, जो वाला कार्बन देख लो जो Br के साथ जुड़ा है, दिस, क्या ये कायरल है? ऐसे देखकर करोगे तो आपको समझेगा ही नहीं, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लो, नजदीक लाओ, छोटा बनाओ। तो अगर मैं इसको छोटा बनाऊं तो ये बनेगा CH3, C के ऊपर Br, इस H को नीचे की तरफ लिख देता हूं। अच्छा बेटा, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया CH2 CH3 कैन बी रिटन एज C2H5। क्या इस कार्बन के पास चारों अलग बॉन्ड दिख रहे हैं? डेफिनेटली दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है, क्यों नहीं? शाबाश, तो दिस इज माय आंसर। और इस कायरल कार्बन को हमेशा ऐसे स्टार मारते हैं, तो दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसा, मुझे तो 1-ब्रोमोब्यूटेन भी लग रहा है, हो सकता है ना, ऐसा कैसे आप बोल रहे हो? नहीं है, चलो तुम्हारे लिए चेक करते हैं 1-ब्रोमोब्यूटेन है या नहीं। CH2Br, 1-ब्रोमोब्यूटेन में ऊपर Br,
CH2 CH2 CH3, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, राइट। बेटा अगर इस Br वाले को चेक कर लो आप, तो इसको Br है लेकिन इसको 2 बार H है। अगर 2 बार H है तो 2 ग्रुप सेम हो गए, मतलब वो तो पॉसिबिलिटी निकल गया आपका। उसी तरह से अगर 2 ब्रोमोप्रोपेन देखो तो 2 ब्रोमोप्रोपेन इज समथिंग लाइक दिस। बिना बोले एक चीज दिखाई देती है, 2 बार CH3 आ गया इस कार्बन को, मतलब सेम ग्रुप आ गए। तो द ओनली ऑप्शन विच वाज लेफ्ट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये भी नहीं आएगा, जब बनाओगे तो समझ में आएगा आपको कि ये भी आंसर नहीं है। सो मेक श्योर दैट एनालाइजिंग इट द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें क्या आएगा मालूम है, इसमें इस H की जगह पे ऊपर OH दिखेगा आपको, ये H नहीं रहेगा, एक OH और एक H, 2 ब्रोमोप्रोपेन 12 बोला ना, तो इसमें भी 2 बार CH3 दिखेगा आपको। तो द ओनली ऑप्शन फॉर कायरल इज A, जिसको चारों बॉन्ड अलग थे। क्लियर बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? बढ़िया, एकदम अच्छे से, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 13th क्वेश्चन। थोड़ा रुकेंगे सर। चलिए बच्चों अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन पे, द मिक्सचर। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों को एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी गुड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू से। Two organic chlorine compounds was treated with sodium metal, मतलब कोई एक 2 कंपाउंड है जिसको हमने सोडियम से रिएक्ट किया है और आपको उस कंपाउंड से आइसोब्यूटेन बन के मिलता है। You are getting isobutane as the main product. Now let us understand this question first. चलिए बेटा सबसे पहले आइसोब्यूटेन क्या चीज है मैं आपको ये समझाता हूं। CH3 okay, the isobutane structure looks like this: CH3 CH3 CH3. This is what isobutane looks like. Now मुझे ये कंपाउंड बनाना है सोडियम मेटल के साथ 2 हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड डाल। पहले तो ये क्या चीज है, ये आप लोगों ने कहा पढ़ा है, मैं आपको ये रिकलेक्ट कराऊंगा। चलो आप लोगों ने ना एक रिएक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम जिसका नाम था वर्ड्स रिएक्शन, जो आपको कुछ ऐसा होता है। मैं रिएक्शन लिखता हूँ CH3Cl plus 2Na plus Cl CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमने ये 2NaCl को बाहर निकाला था और मुझे प्रोडक्ट मिला था CH3 और 2NaCl बाहर चला गया था। दिस वाज एक्चुअल द कंपाउंड, ऐसे कुछ हुआ। अब फिलहाल मुझे ना ये रिएक्शन को इस दोनों को रिएक्ट करके ऐसा कुछ बना के दिखाना है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आपका ये जो कंपाउंड है वो है आइसोब्यूटेन। तो ये आइसो वाला एक ना एक रिएक्टेंट आपके पास होना जरूरी है। तो आपको एक ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिया था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नाउ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लुक्स लाइक दिस: CH3 CHCl CH3। बट मैं ना इसको ऐसा लिखना नहीं चाहता, मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं CH3 CHCl CH3। चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, हमारा मर्जी, चाहे बॉन्ड नीचे लिखो चाहे बाजू में लिखो। क्यों बताऊंगा बाद।
4 में से 3 कार्बन तो हो गए, एक ही कम पड़ रहा है, तो एक कार्बन के लिए मैं मिथाइल क्लोराइड ले सकता हूं, इस तरफ तो मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूं CH3Cl, बीच में लिख देता हूं 2Na, NaCl बाहर। अगर NaCl निकल गया बच्चा लोग 2 बार, तो मेरे पास बचा क्या, CH3, CH, नीचे CH3 और इस तरफ का CH3, जो बन गया मेरा आंसर आइसोब्यूटेन। तो बेटा इस क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया हमने, हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि अगर आपको यहां पे आइसो चाहिए तो ये वाला हिस्सा आपको इस वाले कंपाउंड से मिला और ये वाला हिस्सा आपको इस दूसरे कंपाउंड से मिला। सो दिस इज हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन। समझिए क्या पूछा है, कैसे पूछा है। सोडियम का मतलब वर्ड्स रिएक्शन पूछा है, 2 बार NaCl बाहर जाएगा, एक आगे से एक पीछे से, तो आगे वाले से एक कार्बन, कितने कार्बन चाहिए वो डिसाइड करिए, पीछे वाले से कितने चाहिए। मैंने ये देखा कि आगे वाला मुझे 3 दे चुका था, तो अब पीछे से तो एक ही लेना है क्योंकि ब्यूटेन ही कर रहे हो। सो योर आंसर इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। चेक करते ऐसा कोई आंसर मेरे पास था या नहीं था। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड दिख रहा है मुझे ऑप्शन सी में। देखिए बच्चा लोग, ए पे, बी पे, अब सी पे पहुंच गए हम लोग फाइनली। सो दिस इज माय आंसर। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 3-4 सितारे बना लो इस पे। ऐसे क्वेश्चन समझने को थोड़ा सा लग जाता है हमको टाइम। है आसान, इट मे फील लाइक डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस में लोगे वैसे वैसे आसान आज हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। The most common freons in the industrial use is manufactured by, now very very important thing बेटा, ये जो freons होता है ना, freons, these are nothing but फ्लोरीन कंपाउंड, फ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं हम इसको। और फ्लोरीन के रिएक्शंस आपने सिलेबस में मेरे हिसाब से तो पढ़े ही नहीं, सिर्फ एक रिएक्शन को छोड़कर। You have understood, we have reached only one reaction of fluorine, which was, याद कर रहे हो, हेलोजन एक्सचेंज में पढ़ा था। फिंकेलस्टाइन और स्वार्ट्ज 2 थे, एक में आयोडीन रिप्लेस किया था, दूसरे में फ्लोरीन रिप्लेस किया था। और स्वार्ट्ज रिएक्शन ऐसा था जिसमें फ्लोरीन रिएक्शन रिप्लेस किया था। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, RCl प्लस AgF, यहाँ से Cl निकाला, यहाँ से Ag निकाला, AgCl बाहर ले लिया, बच गया आपके पास RF, फ्लोरीन का कंपाउंड बन गया। और ये रिएक्शन को हमने नाम दे दिया था स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिर से ये क्वेश्चन में कुगली किधर था? द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई व्हाट फ्रीऑन इज। फ्रीऑन इज अ वर्ड व्हिच वी आर यूजिंग फॉर फ्लोरीन कंपाउंड। अगर आप लोगों ने एंडिंग के अंदर यूजेस पढ़ा, क्योंकि जब मैंने लेक्चर एंड किया था, व्हेन आई concluded my last lecture, I specifically mentioned that do refer the theory part of the uses। आ गया उस पे क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हमको लगती है इंपॉर्टेंट नहीं, उस पे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। हमारे मन को बहलाने वाली बातें नहीं चलती बेटा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। The best method for conversion of alcohols into alkyl chloride is by treating alcohol with now. अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए कितने मेथड्स आपने पढ़े, पहले तो मैं आपको वो याद दिला दूं। हाउ मेनी मेथड्स हैव यू स्टडीड इन दिस चैप्टर? द वेरी फर्स्ट वाज अल्कोहल प्लस HX, ROH plus HCl in the presence of ZnCl2 gives RCl plus H2O। ये पहला मेथड आपने पढ़ा। फिर आपने 2 मेथड और पढ़े, ROH plus PCl3 gives RCl plus H3PO3। Then you have also studied ROH plus PCl5 gives RCl plus POCl3 plus HCl। And the last you have studied ROH plus SOCl2 gives you RCl plus SO2 plus HCl। अब आपको ये पूछा है कि
among all these reaction which one of you find the best method? ये चारों में से आपको क्या लगता है कि बेस्ट वाला कौन सा होगा? नाउ इफ यू रिकलेक्ट, I have mentioned one important part when I studied you this वाला thionyl chloride वाला part. मैंने आपको ये बोला था बच्चा लोग that thionyl chloride, जिसको SOCl2 भी बोलते हैं, ये रिएक्शन जब खत्म होता है, when this reaction gets over, the byproduct sulfur dioxide and HCl evolves out, खुद ही निकल जाते हैं वो लोग, और इसी वजह से ये रिएक्शन में कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म्स नहीं लगता है। बाकी सब में क्या है, इसमें POCl3 HCl बच गया, इसमें H3PO3 बच गया, तो ये सारी चीजों को निकालने के लिए एक और मेथड लगाओ। एंड अगर आप इसको एज अ कमर्शियली यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट, व्हेन यू आर यूजिंग इट इन एन इंडस्ट्रियल पर्पस, सो ऑब्वियसली यू शुड सेल इट द बेस्ट। तो अगर ये चीज खुद निकल जाए तो मेरे पास तो प्योरेस्ट वाला फॉर्म बच जाएगा ना, मतलब द बेस्ट फॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड विद दिस रिएक्शन बिकॉज दिस एंड दिस विल इवॉल्व आउट। So the option is PCl5 निकल गया, HCl निकल गया, PCl3 निकल गया, SOCl2 बच गया। आंसर इज ए। Am I clear बच्चा लोग? कनेक्ट कैसे कर रहा हूं? डॉट डॉट पकड़ पकड़ के लाइन बन जाएगा बेटा। कनेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट, कैसे हो रहा है चेक करते जाने का हर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफ n represent if n represent the total number of asymmetric carbon atom in the compound, the total possible isomer is. Now ये क्वेश्चन में ना बेटा इनके ऑप्शन में दो ऑप्शन सेम आ गए, तो ये वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, दिस इज नॉट एक्चुअली 2n, दिस इज, चलो यहां पे लिख देता हूं 2 raised to n, प्रिंटिंग एरर है वो। दिस इज 2 raised to n। क्यों, क्या बताता हूं आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इफ n represent the total number of asymmetric carbon in a compound। मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया कि asymmetric कार्बन, चिरल कार्बन क्या होता है, जो भी हमने देखा 2-ब्रोमोब्यूटेन। चलो वो स्ट्रक्चर निकाल लेता हूं आपके सामने, CH3 CBr H C2H5, ये होता है 2-ब्रोमोब्यूटेन, और ये होता है मेरा asymmetric कार्बन। मुझे क्या पूछा है मालूम है बेटा कि इस कंपाउंड में आप पहले तो n ढूंढिए। अब n इन्होंने क्या बोला है, n represent total number of asymmetric carbon, asymmetric कार्बन तो एक ही है, तो n is equal to 1 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको n पता चल चुका है तो आप इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे ये कैसे पता करोगे। पहले तो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इन माय लास्ट क्लास दैट इसको अगर ऑप्टिकल आइसोमर बनाऊंगा तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा कुछ ऐसा, C2H5 CBr H CH3 नॉन सुपरपोजिशन इम्पॉसिबल इमेज ऑफ ईच अदर, ये बन गया डेक्स्ट्रो, ये बन गया लीवो फॉर एग्जांपल। ये पढ़ा हमने लास्ट। तो यहां पे n अगर 1 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो आपको काम आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इफ n is the number of asymmetric carbon atom, then actual answer is 2 raised to n, which gives the total number of isomers present into it। अब यही क्वेश्चन में अगर मैं n की जगह 1 डाल दूं तो ये बन जाएगा 2 raised to the power of 1 which is 2, और इसको दो आइसोमर बनते हैं बेटा डेक्स्ट्रो और लीवो, एक ये दूसरा ये। अगर कोई क्वेश्चन लोगे जिसमें फॉर एग्जांपल आपको N3 मिल गया है, ऐसे बहुत एग्जांपल, चलो आप लोगों को एक वर्क देता हूं, ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल चैप्टर 12th में पढ़ा आपने, एक असाइनमेंट ले लो मेरी तरफ से।
लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था रेडियो एक्टिव, जिसके बारे में बताने वाला हूं, भूला नहीं हूं। अब का असाइनमेंट, ग्लूकोज के पास कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनने का पॉसिबिलिटी है, उसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन है, ढूंढ के लाना नेक्स्ट लेक्चर में। अगर 3 होता तो मेरा फॉर्मूला होता 2⁻³ और इसको आइसोमर बनते 8। सो द फॉर्मूला फॉर द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स इफ n is representing the number of asymmetric carbons, so the answer is A। यहाँ पे इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही चेंज करवा दिया बेटा कि पहले यहाँ पे भी 2n लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2n लिखा हुआ है, लेकिन एक एक्चुअल में 2⁻n है और वही आपका आंसर है। प्रिंटिंग एरर थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम में ऐसा आया तो पूरा मार्क मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, अटेम्प्ट सारा करने आने का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पे रीड करेंगे सब लोग। अल्काइल हलाइड when treated with sodium alkoxide gives ether। जब अल्काइल हलाइड मतलब RX सोडियम अल्कोक्साइड से ट्रीट कर रहा है, मतलब RONA से ट्रीट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे ड्राई ईथर नहीं आएगा एक्चुअली, Na निकाल दो, X निकाल दो, NaX चला जाएगा बाहर, इधर बच गया R, इधर बच गया OR, प्रोडक्ट बन गया ROR। ROR इज नथिंग बट ईथर। आपको पूछा है इस रिएक्शन का नाम बताओ, याद करो, नेम रिएक्शन फिर से एक बार। विलियमसन हो सकता है, पता नहीं, देखेंगे बाद में। वर्ड्स तो अभी पढ़ा है सर मैंने। 2RX प्लस 2Na गिव्स R' प्लस 2NaX, थोड़े पहले का बात। फ्रीडल क्राफ्ट लास्ट में पढ़े थे बेंजीन वाले रिंग पे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। सेंट मेयर आज पढ़ा, जिसमें बेंजीन से एनिलीन से शुरू किया, डायजोनियम सॉल्ट पे गए, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही बच गया विलियमसन सिंथेसिस। बच्चा लोग भूलना मत, याद रखना हमेशा, हर बार सर याद दिलाने नहीं आएंगे। नेम रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाम वाले रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छे से पढ़ने का रहता है। मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट इट। ऑल ऑफ यू क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चा लोग 18। चलिए बच्चा लोग, नाउ 18th क्वेश्चन रीड करते हैं पहले एक बार। During the alkylation and acylation of haloarenes, the catalyst used is। Now once again, the concept of name reaction जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया आपसे। हेलोअरीन का अल्काइलेशन और असाइलेशन एक ही रिएक्शन में होता है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद आ रहा होगा आपको। चलो आप लोगों के लिए अल्काइलेशन लिख देता हूं मैं। हेलोअरीन्स प्लस CH3Cl, यहां से एक H निकाल लेंगे, यहां से Cl ले लेंगे, HCl बाहर चला जाएगा, बच जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3। आई होप ये याद है, आपने इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बनाया था। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम कि आप लोगों ने इस रिएक्शन के एरो पे कुछ तो लिखा था, और वो जो कुछ लिखा था वही आपका आंसर ढूंढना है आपको। द कैटालिस्ट यूज्ड फॉर द रिएक्शन इज। अगर आप आपके दिमाग और पेजों को पलटा करके ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखा था अनहाइड्रस AlCl3, दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो द आंसर इज AlCl3। दिस कैटालिस्ट, दिस टेम्परेचर्स, दिस स्मॉल फैक्टर्स जो हमको यूजुअली समझता नहीं है, हम क्या करते हैं, रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ROH पढ़ लिया, RCl पढ़ लिया, ROR पढ़ लिया, ये सब चीजें पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स सारे पढ़ लिए, लेकिन जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है वहां पे आपके मार्क्स चले जाते हैं। और उस चीज को बेटा फोकस में रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज अगर आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन में एक छोटी माइन्यूट डिटेल पे क्वेश्चन बन जाता है। फ्रियोन क्या था, क्वेश्चन बन गया। आइसोब्यूटेन कैसे बना, क्वेश्चन बन गया। तो ये सब छोटा छोटा सिर्फ रटोगे, सिर्फ बुक लेकर के रटने लग जाओगे तो यू विल नेवर गेट एनी सॉर्ट ऑफ मार्क्स। दैट विल ओनली एंड ओनली मेक्स यू वेस्टिंग योर टाइम। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, and that is why we are here, and that is why you are having
अ लुक इनटू दिस लेक्चर कि आप समझो कि आपको करना क्या है। सिर्फ रटने से आदमी सिर्फ पास भी नहीं हो पाता। चलिए चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 19th क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे, जिसमें से 2 रूल्स मैंने बहुत फेमस पढ़ाए थे, एक था सेटजेफ और एक था मार्कोनिकॉफ। वैसे एंटी मार्कोनिकॉफ भी था, जिसको खराश इफेक्ट बोलते हैं हम। पहले पढ़ते कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। द एडिशन ऑफ असिमेट्रिक अल्कीन टू अनसिमेट्रिक रिएजेंट, जब हम अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ डालते हैं, so the reaction is taking place in such a way that कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, अडेंडम का मतलब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाता है डबल बॉन्ड वाले जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। याद आ गया हो कौन सा रूल बच्चा लोग? चलो फिर से एक बार आंख बंद कर लो, मेरी आवाज पे ध्यान दो, मेरी पूरा लॉ एक बार फिर बता दो। व्हेन asymmetric alkene is added to asymmetric reagent, the negative part of reagent goes to that carbon which contain less number of hydrogen atom। फिर से एक बार, चलो एक और बार। When asymmetric alkene is added to unsymmetric reagent, the negative part of reagent goes to that carbon which contain less number of hydrogen atom। एक रिएक्शन कर देता हूं इसी के लिए आप लोगों के लिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, नेगेटिव पार्ट Cl किसके पास? कार्बन के पास। हाइड्रोजन किसके पास? CH2 के पास। प्रोडक्ट CH3 CHCl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये रूल का नाम एरो पे लिखता हूं MR। MR बोला तो मिस्टर नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल। सेटजेफ क्या था याद करो, पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। डबल बॉन्ड अल्कीनो रहेगा तो कौन ज्यादा कौन कम। खराश is also called as anti Markovnikov, इसी का उल्टा। कुलराउश इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, फिलहाल मार्कोनिकॉफ इज योर आंसर। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया सा क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ पार्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी याद है? जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जो उसको रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा? राइट पे रोटेट करेगा, लेफ्ट पे रोटेट करेगा। जो उसको राइट पे रोटेट करेगा मैं उसको बोलूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट पे रोटेट करेगा मैं उसको बोलूंगा लीवो रोटेटरी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा है। द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन towards opposite side with same degree of rotation are mirror images of each other are called as। अगर आपको याद हो तो बेटा these are isomers of each other। let us explain you this question। मैं अगर लिख रहा हूं जैसे अभी कुछ टाइम पहले बताया CH3 Cl that is 2 chlorobutane, अगर इसका मिरर इमेज बना लो तो Cl C2H5 CH3 ऐसा कुछ बनता है, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हो गए एक दूसरे के। आइसोमर का डेफिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऑप्टिकली अलग है एक दूसरे से, मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे का। तो इन दोनों को आप लोगों को मैंने एक नाम से डिनोट करवाया था, दीज आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स आर नथिंग बट एन ऑप्टिकल आइसोमर्स। So please make sure that don't forget to remember this term, enantiomers। So the answer is C। बराबर बच्चा लोग, याद आ ही रहा होगा, डेफिनेटली यस। चल बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बाकी तो ऑप्शन दिख भी नहीं रहे और दिखेंगे तो भी काम नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, आंसर आप खुद दे देना। चल लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 2 क्लोरोप्रोपेन बनाते हैं, 2 chloropropan, बढ़िया। When undergoes elimination reaction with alcoholic KOH, alcoholic KOH डाल देते हैं, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। टू गिव A, इससे मुझे कंपाउंड मिलने वाला है A, तो चलो देख ही लेते A क्या है। अल्फा बीटा, अल्फा से Cl निकाल देंगे, K को साथ में लेके KCl बन जाएगा। बीटा से हमेशा H निकालते तो यहां से H निकाल देंगे, OH को लेके H2O बन जाएगा।
इधर बच गया CH2, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चा लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज नथिंग बट प्रोपीन, मतलब मेरा एक A तो प्रोपीन है फॉर श्योर, प्रोपीन मुझे मिल चुका है। अब मुझे बोला है कि प्रोपीन में HBr डालो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा ऐसा, मार्कोनिकॉफ पे एक क्वेश्चन दिया सर, तो एंटी मार्कोनिकॉफ भी ले आए आप, चलो शाबाश। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr in the presence of Markovnikov, sorry H2O2, that is anti Markovnikov। मार्कोनिकॉफ क्या करता है बेटा कि हमेशा नेगेटिव वाला उसके पास भेजता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव उसके पास भेजता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कभी भी H2O2 आ जाएगा, पेरोक्साइड, हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से इसको जान रहे थे। तो Br किसके पास, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब CH2 के पास, H इसके पास। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर CH3 के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, आप इधर क्यों भेज रहे हो? बेटा एडिशन रिएक्शन हमेशा अक्रॉस द डबल बॉन्ड ट्रांसफर, जहां पे ज्यादा है मतलब देखो कि किधर देना है, ज्यादा है मतलब CH3 को मत लगा दो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा Br इसके पास गया तो CH2Br, H इसके पास गया मतलब CH2 CH3, तो ये बन गया मेरा B। A was प्रोपीन, B is 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखते आंसर है या नहीं? Oh wow, that is my answer. The answer is C, प्रोपीन and 1 ब्रोमोप्रोपेन। Am I clear बच्चा लोग? समझ में आ गया सबको अच्छे से? पक्का? एक्सेलेंट, वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन्स। चलो हेलो अल्केन बहुत किया, आप क्वेश्चन लेते हैं हेलो अरीन्स का। क्वेश्चन पढ़ बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। When chlorobenzene is treated with concentrated nitric acid and sulfuric acid, the product obtained is the concentrated nitric acid और sulfuric acid जब मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर कभी भी हमको बना के देता है नाइट्रोबेंजीन। मतलब इतना तो श्योर हूं मैं कि मुझे नाइट्रोबेंजीन तो मिलेगा ही मिलेगा। नाइट्रो क्लोरोबेंजीन आएगा बेटा, एक्चुअली ऑप्शंस के अंदर क्लोरोबेंजीन भी होना चाहिए, ओ क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। बेसिकली बेंजीन अगर लेते हैं तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में ओ क्लोरो आएगा, चलो ये भी क्लोरो, ये भी क्लोरो, टाइपिंग एरर शायद छोटा उनसे, ओ क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ये होना चाहिए। अब बेटा पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो ग्रुप है, ये जब हमने पढ़ा था हेलोअरीन्स में, तो ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब हम जब भी ये पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि दो कंपाउंड हर बार बनते हैं, एक ऑर्थो के लिए एक पैरा के लिए। याद आ रहा है? एक में से ऑर्थो से H निकाला था, एक में पैरा से H निकाला था, एक बन गया था ओ क्लोरो, दूसरा बन गया था पी क्लोरो। याद करो याद करो याद करो। नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, फटाफट मेरा वीडियो देख लो, अब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन सर दोनों को टिक नहीं कर सकते, इसलिए दिया ना आपको एक और ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम, दोनों बना ना, ओ भी बन रहा है पी भी बन रहा है, मतलब ऑप्शन क्या आ गया बच्चा लोग? सी। बराबर, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, एक्सलेंट। चल चल नेक्स्ट 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 23 वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। आयोडीन, अरे क्या बात है, मस्त है ये तो। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विथ आयोडीन। ऊपर फ्रियॉन वाले क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरीन पढ़ाया था आपको, आप लोगों ने आंसर दिया था, क्या दिया था? स्वार्ट्स। स्वार्ट्स का ही दूसरा भाई, जब आयोडीन रिप्लेस करते हो क्या मिलता है? फिंकेलस्टाइन। शाबाश, फिंकेलस्टाइन है, बिल्कुल है सर। रिएक्शन भी बता दे सर। RCl प्लस NaI, NaCl बार, प्रोडक्ट हो गया Ri प्लस NaCl। गॉट योर आंसर, अल्काइल आयोडाइड। मस्त हो गया बेटा, समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, फिर से सर मैकेनिज्म ले आए आप तो, नो प्रॉब्लम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल हैव वन स्टेप मैकेनिज्म? मैकेनिज्म आपने दो पढ़े,
एक आपने पढ़ा SN1 और दूसरा आपने पढ़ा SN2। अब कुछ बच्चे इतना दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं और सोचते हैं सर जिधर 1 होगा ना उधर 1 स्टेप है, जिधर 2 होगा उधर 2 स्टेप है। बेटा 1 और 2 ऑर्डर है, काइनेटिक ऑर्डर है उसका, केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो ये फर्स्ट ऑर्डर से चलता है, ये सेकेंड ऑर्डर से चलता है, इसलिए हम उसको फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 और 2 लिखते हैं। लेकिन जब ये पढ़ाई किया था, जब हमने SN1 SN2 पढ़ा, तो हम SN1 SN2 में ये जान पाए कि SN2 इज 1 स्टेप मैकेनिज्म एंड SN1 इज 2 स्टेप। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग पहले होता है और फिर बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे बोथ द प्रोसेस वर्क साइमल्टेनियसली, बॉन्ड फॉर्म और बॉन्ड ब्रेक बोथ आर बीन कंटिन्यूअस एंड दे आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। मतलब इन शॉर्ट 1 स्टेप SN2 है। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो आज ही के सेशन में एक चीज पढ़ाया that SN2 mechanism is favored by primary then secondary then tertiary। मतलब आपको ये ढूंढना है कि आपके ऑप्शन में प्राइमरी कौन सा है। 2 क्लोरोमीथेन प्राइमरी नहीं है, कैसे बताते हैं सर? 2 क्लोरोमीथेन, अच्छा मीथेन दिया, सॉरी मुझे प्रोपेन लगा, जस्ट अ सेकेंड। बेटा ये मीथेन नहीं होगा, ये प्रोपेन ही होगा। द रीजन इज मीथेन को तो एक ही कार्बन होता है, एक कार्बन पे आप कैसे लगाओगे सेकेंड वाला कार्बन लाके? दिस इज अगेन अ टाइपिंग एरर, दिस इज प्रोपेन, तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लोरोईथेन CH3 CH2Cl, क्लोरोईथेन, this is my primary alkyl halide and that is what I am looking for, so the answer is B। नीचे कोई भी प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, लास्ट वाला टर्शरी है, मतलब ऑब्वियसली द आंसर इज B, दैट इज क्लोरोईथेन। एम आई क्लियर बच्चा लोग? पक्का समझ में आया सबको? चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक and the final MCQ for this session. The DDT was used to combat which of the following disease? सबसे पहले तो बेटा DDT क्या चीज है? DDT अगर आपने देखा होगा तो आपके कॉन्सेप्ट में, आपके यूजेस के अंदर जब आप चैप्टर खत्म करते हो तो यूजेस में DDT का एक पार्ट है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसी का है। सबसे पहले तो ये क्या है, व्हाट इज DDT? अब ये DDT को केमिकल फॉर्म में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन टर्म्स ऑफ जो आपको ज्यादा पसंद है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बेटा वो म्युनिसिपैलिटी वाले मालूम है, पहले बहुत सी बार आपने देखा होगा वो धुएं वाली मशीन लेके निकल चलते थे और धुआं चलता था, धुआं धुआं धुआं, और सब धुएं के अंदर भागते थे बच्चे लोग। ओ बस मस्त, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक दूसरे को मारने का, भाग जाने का, धुएं के अंदर खेलने का, बहुत सारा कुछ किया होगा आप लोगों ने आपके बचपन में। तो बेटा वही चीज DDT है, दैट इज व्हाट एक्चुअली इज DDT इज। वो सारी चीज को हम DDT बोलते हैं। तो वो DDT से क्या होता था बेसिकली, वो क्यों बनते थे? क्योंकि उससे मच्छर मर जाए, और मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। स्वाइन फ्लू, निमोनिया, टाइफाइड तो मच्छर से होने वाली बीमारी नहीं है। वो जो धुएं वाली मशीन आती थी वो एक्चुअली में क्यों होती थी? जिससे मच्छर मारे जाए। सो द एक्चुअली दैट वाज मेड फॉर टू कॉम्बैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? दैट इज नथिंग बट द मलेरिया, एंड योर आंसर इज C। सो this is how the actual 25 questions look like। बेटा 25 क्वेश्चन सर ने पढ़ा दिए यही एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं होता है। These were some of the different kind of variety of questions which I can get it for you। इसको यूज करो, इसको रेफरेंस बनाओ और पढ़ाई करो। टेक्स्ट बुक स्टडी बेस्ट होता है, टेक्स्ट बुक रिसोर्स आपके लिए बेस्ट मटेरियल है। टेक्स्ट बुक में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है अंडरलाइन करो, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, रिएक्शंस प्रैक्टिस करते जाओ। You will achieve what you want, you will get it whatever score you want। Make sure that the hard work is the best criteria for your performance। Okay बच्चा लोग, चलिए सेशन एंड करने से पहले लास्ट टाइम पे दिया हुआ एक असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर। बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? रेडियो एक्टिव में रेडियो वर्ड इज डम समथिंग व्हिच इज कम फ्रॉम द टर्म रेडिएशंस। बेटा देयर आर सर्टेन कंपाउंड, certain elements basically which has a tendency to disintegrate themselves, decompose themselves। कुछ एलिमेंट नेचर में ऐसे होते हैं जिनको अपने आप को खुद डिसइंटीग्रेट करना होता है। मतलब आपने उनको अगर छोड़ दिया तो वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ चीजें कंटिन्यूअसली बाहर निकाले।
अब जो चीज बाहर निकलती है, देयर आर टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जिसमें से 3 बहुत फेमस रेडिएशन है, अल्फा, बीटा और गैमा रेज। अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। हेनरी बैक्वेरल ने ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म बताया था, और उसी की वजह से ये सब्सटेंसेस जो ये एमिशन दिखाते हैं अल्फा, बीटा और गैमा का, उस सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिसको हाफ लाइफ में मेजर किया जाता है। जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसी जमाने में हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको इन डेप्थ इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो लेट्स एंड दिस सेशन फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, study hard, study well. Bye bye guys, take care.